नमस्कार। कल अपनी प्रायिकता की 16.2 प्रश्नावली हुई थी। अब है अपने पास प्रश्नावली 16.3। तो इसमें आता है सबसे पहले अपने पास एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। तो देखो, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन क्या होता है, इसको समझते हैं अपन। घटनाओं E1, E2, E3 डैश डैश En का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करता है यदि फर्स्ट नंबर EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। जहाँ I इज नॉट इक्वल्स टू J और कॉमा I कॉमा J इक्वल्स टू 1 to N, ठीक है ना। पहला ये होगा। दूसरा होगा इसका E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 यूनियन EN बराबर S। और तीसरा PE ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये है अपना प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। या इसको अपन और क्या कह सकते हैं कि घटनाओं E1, E2, E3 डैश डैश EN का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि S को विभाजित करेगा यदि ये असंयुक्त हो, है ना। पहला क्या हो जाएगा, इसका असंयुक्त हो। दूसरा ये समग्र हो। तीसरा इसकी जो प्रायिकताएं हैं वो शून्येतर है। तो इस तरह से अपन प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ अपन PEI भी ले सकते हैं, जहाँ I इक्वल्स टू 1 to N, ठीक है। तो अब आता है अपने इससे आगे अब है अपने पास संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। तो देखें इसका कथन क्या है। सबसे पहले संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। तो पहले अपन इसका कथन लिख लेते हैं। कथन देखें, इसका कथन क्या है। माना E1 E2 डैश 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 EN प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन है तथा और प्रत्येक घटना E1 E2 डैश 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 EN शून्येतर है ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए A प्रतिदर्श समष्टि के संगत एक घटना है तब ये इसकी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय ये जो होती है PA बराबर PE1
पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 प्लस डैश 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 प्लस PEN PA अपॉन EN। ठीक है ना। या इसको लिखते हैं समेशन J इक्वल्स टू 1 to N PEJ PA अपॉन EJ। ठीक है ना। तो ये अपने को यहाँ पे प्रूव करनी। तो इससे पहले इसने आकृति बनाई है प्रतिदर्श समष्टि की, उसको एक बार समझ लेते हैं। ये मान लिया इसके अंदर कोई घटना है, ये जैसे ये हो गया इसका E1, ये हो गया E2 और यहाँ इधर से और ये E3 और इस तरह डैश 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 करके ये EN हो गया, है ना। तो अब देखें इसका प्रमाण अपन देते हैं। तो प्रमाण में देखो क्या है, प्रमाण दिया है E1 E2 डैश 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 EN प्रतिदर्श समष्टि को विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं यदि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5, है ना। I इज नॉट इक्वल्स टू J और I कॉमा J इक्वल्स टू 1 to N। फिर और कह रहा है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 यूनियन EN बराबर S। ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, जो अपनी ये इसका कथन है। और अब इसके आगे अपन देखते हैं, एक घटना में दे रखी है A, तो ज्ञात करना है किसी घटना A के लिए। देखें आप A बराबर A इंटरसेक्शन S, A और S में से इंटरसेक्शन लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा A, क्योंकि S तो पूरा प्रतिदर्श समष्टि है, तो बराबर क्या आ जाएगा A इंटरसेक्शन S। S क्या है अपने पास E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 यूनियन EN। ठीक है ना, ये अपने पास है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन A इंटरसेक्शन EN। ठीक है ना। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि A इंटरसेक्शन EI तथा A इंटरसेक्शन EJ क्रमशः I तथा EI तथा EJ के उपसमुच्चय है ना, उपसमुच्चय है। तथा I इज नॉट इक्वल्स टू J के लिए यह असंयुक्त है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन EI और A इंटरसेक्शन EJ भी क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। तो अपन यहाँ कह देंगे अतः A इंटरसेक्शन EI व A इंटरसेक्शन EJ भी असंयुक्त होंगे। किसके लिए, I इज नॉट इक्वल्स टू J, फॉर ऑल लिख देते हैं, कॉमा I कॉमा J इक्वल्स टू 1 to N। ठीक है, अब यहाँ ये आया था अपने A बराबर, तो अपन क्या ले लेंगे, PA बराबर
पी ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो क्या जाएगा अपने पास, पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डैश 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो अब देखो आगे, यहाँ अपन ले लेंगे संपूर्ण इसका प्रायिकता के गुणन से क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन EI। पी ए इंटरसेक्शन EI क्या होता है हमें पता है, पी EI पी ए अपॉन EI। ठीक है ना, तो अपन यहाँ इसमें रख देंगे पी ए बराबर, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी E1 पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 पी ए अपॉन E2 प्लस डैश 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 प्लस पी EN पी ए अपॉन EN। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर समेशन j इक्वल्स टू 1 to n पी ई जे और पी ए अपॉन ई जे। बस यही है संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। ठीक है ना, जो अपने को इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब इसका प्रश्न अपने को इस प्रश्नावली में नहीं मिलेगा, इसका प्रश्न मिलेगा अपने को विविध में। अभी अपने यहाँ जो काम आने वाली है वो है बेंज प्रमेय। तो आगे आगे आते हैं अपन। अब है अपने पास बेंज प्रमेय। तो देखो बेंज प्रमेय का कथन क्या है वो देख लेते हैं। कथन, यदि E1 E2 डैश 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 EN अरिक्त घटनाएं हैं, अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती है, S के विभाजन का निर्माण करती है, अर्थात E1 E2 EN युग्मतः असंयुक्त है, असंयुक्त है और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN बराबर S, और एक कोई घटना ऐसी है कि जिसकी प्रायिकता शून्यतर है, जिसकी प्रायिकता शून्यतर है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो बेंज प्रमेय है ये अपने काम में आने वाली है। पी ई आई अपॉन ए बराबर पी ई आई पी ए अपॉन ई आई अपॉन समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n पी ई जे पी ए अपॉन ई जे। ठीक है ना, ये है। तो इसमें है क्या, अपना जो अपन ने संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय निकाला था उसकी सहायता से ये होगा। तो देखो प्रमाण, हम जानते हैं कि
पी ई आई अपॉन ए, है ना। पी ई आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए, हमें पता है ये सह प्रतिबंध प्रायिकता से। तो पी ए अपॉन ई आई, यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, पी ई आई पी ए अपॉन ई आई, है ना, अपॉन पी ए। ये जो होगा ये तो होगा प्रायिकता के गुणन नियम से, है ना, यहाँ अपन लिख सकते हैं प्रायिकता के गुणन नियम से। अब नीचे पी ए का मान अपन वहाँ से ले लेंगे प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय से, तो ये हो जाएगा पी ई आई पी ए अपॉन ई आई अपॉन सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n पी ई जे पी ए अपॉन ई जे, ठीक है ना। तो ये है अपनी व्यंजन में जो अपने काम में आने वाली इस प्रश्नावली में। अब आते हैं अपन प्रश्नावली में। तो देखें प्रश्नावली का पहला सवाल 16.3, ध्यान रखना बहुत अच्छी प्रश्नावली है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 16.3 में से भी आता है अधिकांश प्रश्न, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझना है। तो देखें आप 16.3 का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, 2 थैले 1 व 2 दिए गए हैं। थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद है, जबकि थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता की यह गेंद द्वितीय थैले में निकाला जाना है। इस प्रश्नावली में यदि हमने E1 E2 E3 और A को पकड़ लिया कि हाँ ये बनता है, तो ये प्रश्न बहुत आसानी से होंगे। तो देखें आप क्या करना है, अपने को देखना है कि 2 थैले हैं यहाँ पे, है ना। तो अपन ले लेंगे कि E1 क्या हो जाएगा, प्रथम थैले को चुनने की घटना, है ना, प्रथम थैले को चुनने की घटना। E2 क्या हो जाएगा, द्वितीय थैले को चुनने की घटना। फिर A क्या है, देखो इसमें ये जो दोनों में कॉमन है, ये कह रहा है ना एक गेंद यादृच्छा निकल जाती है जो कि लाल है, मतलब यहाँ पे A जो है वो होगी लाल गेंद आने की घटना, लाल गेंद आने की घटना। तो ये इन सारे प्रश्नों में अपने को पता चल गया E1 E2 और A, तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखो थैले कितने हैं, 2 थैले हैं, है ना, और पहले थैला चुनने की प्रायिकता और दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE1 बराबर PE2 बराबर 1/2, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने पहला थैला चुना है ना, पहला थैला चुना है और हमें उसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं कि जो थैला फर्स्ट है, फर्स्ट थैले में क्या क्या है अपने पास, 3 लाल व 4 काली गेंद है, और सेकंड थैले में क्या है अपने पास, 5 लाल व 6 काली गेंद है। तो देखें आप PA/E1 मतलब प्रथम थैले को चुना है और उसमें से गेंद कौन सी निकालनी है, लाल। तो लाल गेंद कितनी है, 3, कुल गेंदें कितनी है, 7। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता, 3/7। फिर PA/E2, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। E2 माने कौन सा थैला चुना है हमने, दूसरा लिखा ना हमने, E2 द्वितीय थैले को चुनना, और ऊपर A है मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता, दूसरे थैले में लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/11, ठीक है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, देखो PA मतलब
जो गेंद निकाली गई है वो लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि यह गेंद सेकंड थैले में से निकाली गई है। सेकंड थैले को हमने किससे लिखा है? E2 से, तो PE2 अपॉन A। तो यहाँ क्या हो जाएगा? PE2 इंटू PA अपॉन E2 बेंच पर में से PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 बेंच पर में से। ठीक है, मान रख दो, सारी निकाल ली हमने। तो क्या क्या हो जाएगा देखो, PE2 है ना, PE2 कितना है? 1/2 और PA अपॉन E2 5/11। यहाँ पे देखो PE1 1/2 और PA अपॉन E1 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा? 5/22 अपॉन 3/14 और 5/22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन 14 और 22। तो देखो 14 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 7 11 और यहाँ 7 और यहाँ पे 11 है ना, तो कितना हो गया? 154। तो यहाँ पे 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33 प्लस वहाँ पे 22, तो 7 और ये 5, तो कितने हो जाएंगे? 68/154। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास? 5/22 इंटू 154/68। ठीक है ना, ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ से? 7 बार, तो कितना आ गया? 35/68। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। अब देखो आगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है अपने पास? एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने जाना है। पहले के अनुभवों से ये ज्ञात होता है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से जाने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/3, 1/4, 1/3, 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से वो देर से नहीं आता है। यदि वह देर से आया तो उसकी ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात की। देखिए प्रश्न में ज़्यादा नहीं उलझना है यहाँ पे, है ना, अपने को ध्यान देना है। E1 E2 E3 E4 क्या हो सकता है, A क्या हो सकता है। यदि ये हमें पता चल जाता है इस प्रश्न में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो E1 E2 E3 घटनाएं क्या हो सकती है? E1 पहले वो ट्रेन से आ रहा है, फिर बस से आ रहा है, फिर स्कूटर से आ रहा है, फिर किसी अन्य साधन से आ रहा है, तो ये तो हो गई E1 E2 E3। फिर इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि देर से आना, है ना, इन सब में कॉमन चीज़ है देर से आना, तो वो हो जाएगा A। तो हम क्या लिख देंगे 2 नंबर पे? E1 बराबर डॉक्टर के यहाँ ट्रेन से आने की घटना। ठीक है, E2 डॉक्टर के यहाँ किससे आ रहा है? फिर बस से आ रहा है ना, बस से आने की घटना। ठीक है, E3 डॉक्टर के यहाँ किससे आ रहा है? फिर वो स्कूटर से, स्कूटर से आने की घटना। फिर E4 क्या हो जाएगा? डॉक्टर के यहाँ अन्य साधन से आने की घटना। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ A जो मानना है जो सब में कॉमन है, तो A क्या होगा यहाँ पे? वो देर से आ रहा है ना, तो देर से आने की घटना। बस ये अपना हो गया, ये अपने ध्यान में है तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। देर से आने की घटना, है ना। तो देखो PE1 हमें दिया हुआ है, ट्रेन से आने की प्रायिकता कितनी है? 3/10।
10। PE2 कितना है 1/5। PE3 कितना है 1/10 और PE4 ये कितना है 2/5। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है देखो कि वह ट्रेन से आता है ना, वो किससे आ रहा है ट्रेन से, तो उसके देर से आने की प्रायिकता कितनी है 1/4। फिर वो किससे आ रहा है, फिर वो आ रहा है बस से आ रहा है तो उससे देर से आने की प्रायिकता कितनी है 1/3। फिर वो किससे आ रहा है स्कूटर से आ रहा है तो उससे देर से आने की प्रायिकता कितनी है 1/12। फिर लास्ट में देखो वो क्या कह रहा है कि जब वो किसी अन्य साधन से आता है तब वो लेट होता ही नहीं है, तब देर होती ही नहीं है। इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। तो अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये देखो P ये कह रहा है कि यदि वह देर से आया तो उससे ट्रेन से आने की घटना, ट्रेन के अपने पास E1 है, ये लो ये ज्ञात करना है। तो बेंच पर में क्या हो जाएगा PE1 PA अपॉन E1 अपॉन PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 PE3 PA अपॉन E3 PE4 PA अपॉन E4। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो इसमें मान रखते हैं अपन, क्या हो जाएगा PE1 अपॉन A बराबर PE1 का मान कितना है 3/10 इंटू PA अपॉन E1 का 1/4। अब यहाँ पे देखो 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 और ये तो 0 हो जाएगा, इससे 0 से गुणा होगा तो ये क्या हो गया देखो 3/40 बराबर यहाँ 3/40 यहाँ 1/15 और यहाँ पे 1/120। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा लघुत्तम 3/140 लघुत्तम आ जाएगा इसका 120। तो यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ 8 और यहाँ पे 1 है ना। तो ये कितना हो गया 3/40 इंटू 120/18। तो ये कट गया अपने पास 3 बार और ये 6 और ये 3 दूनी 6। तो अपने पास उत्तर आ गया इसका 1/2। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को ये कर लेना है। अब देखो इसका जो तीसरा प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटा दिख रहा है। हमने एक तो पहला प्रश्न किया है ना, एक तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये दिखता पहले के जैसा ही है लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के अपने को करना है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है जबकि द्वितीय थैले में 4 लाल और 5 काली गेंद है। एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है, तब एक गेंद को द्वितीय थैले में से निकाला जाता है। प्रश्न देखो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से अपने को समझ के करना है। निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है। तो अपने को पहले ध्यान रखना है कि E1 E2 क्या हो सकते हैं और A क्या हो सकता है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रथम थैले में से गेंदें स्थानांतरित हो रही है द्वितीय थैले में, है ना। तो प्रथम थैले में कौन कौन सी गेंद स्थानांतरित हो सकती है, लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। नीचे दे रखा है ना कि स्थानांतरित गेंद काली है, ये तो अपने को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं E1 प्रथम थैले में से लाल गेंद निकलना,
प्रथम थैले में से लाल गेंद निकलना। फिर E2, यही प्रथम थैले में से कौन सी गेंद निकल सकती है? काली। प्रथम थैले में से काली गेंद निकलना। ए क्या है? ए जो दोनों में कॉमन चीज है, दोनों में कॉमन के लिए क्या कह रहा है कि प्रथम थैले में से जो गेंद निकल रही है तो द्वितीय थैले में से कौन सी गेंद कौन से रंग की निकलनी चाहिए? लाल। तो द्वितीय थैले में से लाल रंग की गेंद निकलना। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो देखें आप यहाँ पे क्या क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है। ठीक है। द्वितीय थैले में द्वितीय थैले में 4 लाल और 5 काली गेंद है। ये अपने को यहाँ दे रखा है। तो क्या करना है अपने को? सबसे तो PE1 माने प्रथम थैले में से लाल गेंद निकलना। प्रथम थैले में से लाल गेंद कितनी हो जाएगी? 3/7। PE2 क्या हो जाएगा? प्रथम थैले में से काली गेंद निकलना, तो 4/7। ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, PE1 और ये A। PE1 का मतलब क्या है? प्रथम थैले में से लाल गेंद निकल रही है। वो कौन से थैले में जा रही है? वो द्वितीय थैले में जा रही है। स्थानांतरित हो रही है ना, ध्यान रखना है। प्रथम थैले में से लाल गेंद स्थानांतरित हो रही है और वो कौन से थैले में जा रही है? द्वितीय थैले में। अब द्वितीय थैले में ए का मतलब क्या है? द्वितीय थैले में लाल रंग की गेंद निकालना, है ना। तो द्वितीय थैले में एक गेंद प्रथम थैले में से स्थानांतरित हो गई, एक गेंद यहाँ पे। तो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। तो कितना हो जाएगा? 5/10। ठीक है। इसी तरह PA/E2, तो अब की बार गेंद कौन सी स्थानांतरित हुई है? काली गेंद स्थानांतरित हुई है। ठीक है ना, काली गेंद स्थानांतरित हुई है, लेकिन हमें निकालना क्या है? दूसरे थैले में से अपने को निकालना है लाल गेंद। तो लाल तो 4 ही रहेगी, काली कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो कुल गेंदें तो 10 है, लेकिन लाल कितनी हुई? 4/10। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अब बेंच पर में से क्या हो जाएगा? क्या ज्ञात करना है? देखो क्या कह रहा है। निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली होगी? मतलब E2। ये अपने को यहाँ ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? PE2 PA/E2 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ठीक है ना। इसमें मान रख दो और अपने आंसर आ जाएंगे। तो PE2/A बराबर PE2 देखो 4/7 इंटू 4/10, 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। तो कितने हो जाएंगे ये? वहाँ पे 16/70 प्लस 15/70 प्लस 16/70, है ना। तो अपने पास क्या आ जाएंगे इसके आंसर? 16/31। ठीक है ना। तो PE2/A बराबर कितना आ गया? 16/31। तो ये हो गया अपना तीसरा। चौथा इसी तरह का है, जो पहला प्रश्न था उस तरह का है। अब अपन आगे इसका प्रश्न करते हैं, 5वां।
तो देखो पांचवा क्या है, पांचवा भी अच्छा प्रश्न है। 3 सिक्के दिए गए अपने पास, एक सिक्के के दोनों ओर चित हैं, दूसरा सिक्का अभिनत है जिनमें चित 75% बार प्रकट होता है, तीसरा सिक्का अनभिनत है। तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है, उसे उछाला गया। यदि सिक्के पे चित्त प्रकट हो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो आप देखें 3 सिक्के हैं यहाँ पे, तो मान लेंगे E1 प्रथम सिक्का कौन सा माना हमने, दोनों ओर चित्त वाला, दोनों ओर चित्त वाला है ना, दोनों ओर चित्त है इसके। प्रथम सिक्का आने की घटना। फिर E2 द्वितीय सिक्का, तो द्वितीय सिक्का क्या है, अभिनत जो है ना, अभिनत द्वितीय सिक्का आने की घटना। फिर E3 तृतीय सिक्का, तृतीय सिक्का क्या है, अनभिनत आने की घटना। देखो मैं इसमें ये भी बता देता हूँ कि अभिनत और अनभिनत का क्या मतलब होता है। अभिनत का मतलब होता है जो पक्षपात करता है ना, जो सिक्का पक्षपात करेगा। अनभिनत का मतलब होता है पक्षपात रहित। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 1/2 और पट आने की भी 1/2। तो ये जो अनभिनत है वो अपना सामान्य सिक्का रहेगा। तो देखें अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये क्या होगा यहाँ पे कि सिक्के पे चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना है ना, ये हो गया अपने पास ए। तो देखो PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 क्या हो जाएगा, 1/3। 3 सिक्के, एक एक चुनना उसमें से, 1/3 1/3 1/3। फिर क्या कह रहा है, P पहला सिक्का चुना है हमने और यहाँ पे चित्त आने की प्रायिकता, पहले सिक्के के दोनों ओर ही चित्त है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी चित्त आने की, एक PA/E2। दूसरा सिक्का चुना है ना, दूसरे सिक्के पे ये चित्त आने की प्रायिकता इसमें दे रखा है 75%, तो 75/100। फिर PA/E3, ये अनभिनत वाला सिक्का है, पक्षपात रहित है, तो इस पे चित्त आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब बेंज पर में से, बेंज पर में से क्या निकालना है, पहले ये देख लो अपने को। ये कह रहा है कि यदि सिक्के पे चित्त प्रकट हो तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का हो। दोनों चित्त वाला सिक्का मतलब E1। तो क्या हो जाएगा, देखो PE1 PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3 PA/E3। बस इसमें मान रख दो। आएगा PE1/A बराबर PE1, तो PE1 का मान 1/3 इंटू PA/E1 का मान 1, ठीक है, बटा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो PE1/A बराबर, ये ऊपर तो 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/3 प्लस 1/4
प्लस 1/6, है ना। तो यहाँ से 1/3, यहाँ देखो ये 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2, तो बराबर कितना हो गया 1/3 इंटू 12 और यहाँ पर 9। तो ये क्या हो जाएगा P(E1/A) बराबर 4/9, ठीक है ना। तो ये देखो हो गया अपना कौन सा 5वां सवाल। अब देखें इसका, ये जो प्रश्नावली है इसमें सभी अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, है ना। तो मैं छठा भी करा देता हूँ। एग्जाम्पल है जो इसका एक एग्जाम्पल है इसी तरीके का, एग्जाम्पल नंबर 21, है ना। तो वो और ये दोनों छठा, वो दोनों लगभग सेम है, तो मैं छठा करा देता हूँ, हो सकता है एग्जाम्पल आ जाए या ये आ जाए। तो देखो क्या कह रहा है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की 99% जाँच असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत सूचना देता है, यानी व्यक्ति के रोग से ग्रसित बताता है। यदि किसी जनसंख्या में 0.1% व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी जाँच में ये बताया गया कि उसे वह रोग है। तो देखें E1 क्या हो जाएगा, E1 बराबर व्यक्ति रोग ग्रस्त होने की घटना, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा, व्यक्ति रोगग्रस्त ना होने की घटना। इस प्रश्न की कैलकुलेशन तुम कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, अच्छा प्रश्न है इसलिए। और ए, कराई गई जांच असरकारक है ना, या सही है। तो देखें PE1 मतलब व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, 0.1%, मतलब 0.1/100। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0.001। PE2 मतलब व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है, तो इस एक में से इसको घटा देंगे 1 - 0.001, तो ये कितना हो जाएगा 0.999। फिर देखें आप कि व्यक्ति रोग से रोगग्रस्त है ना, और उसने जो जांच कराई उसमें भी वो रोगग्रस्त आ रहा है, तो कितना है, एक विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है। तो ये हो गया 99%, मतलब 99/100, तो ये कितना हो गया 0.99, ठीक है। फिर PA/E2, तो ये क्या कितना है अपने पास, ये कह रहा है ना, किंतु 0.5% बार की स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत सूचना दे देता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5/100, तो ये हो जाएगा 0.005। बस ये हमने निकाल लिया। अब बेंच पर में क्या हो जाएगी, देखो बेंच पर में से क्या ज्ञात करना है, देख लो क्या ज्ञात करना है कि व्यक्ति उस रोग से रोगग्रस्त होगा, क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा, PE1/A। तो क्या हो जाएगा PE1 PA/E1, PE2 PA/E2, यहाँ E1 ले लेते हैं पहले, PE2 PA/E2, ठीक है ना। बस इसमें मान ये पुट करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखो अब आगे करते हैं अपन, इसका छठा और सातवां बहुत इजी प्रश्न है, 9वां प्रश्न बहुत अच्छा है इसका, उसको कर लेते हैं।
नवा प्रश्न क्या है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माना कि विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो देखो दो कंडीशन हो रही है। नवा दो कंडीशन है अपने पास। पहला E1 क्या हो जाएगी, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, मतलब वो जानता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। E2 विद्यार्थी क्या कर रहा है, विद्यार्थी के अनुमान लगाने की घटना। और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या कह रहा है ये कि उसने सही उत्तर, वो सही उत्तर दे रहा है ना, तो सही उत्तर देने की घटना। तो देखो P1 क्या हो जाएगा, P1 कितना दिया हुआ है कि माना कि विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है, ये 3/4। P2 अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। फिर क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना, फिर ये कह रहा है कि विद्यार्थी को उत्तर पता है, ठीक है ना, विद्यार्थी को उत्तर पता है और उसे सही उत्तर देना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थी को उत्तर पता है और उसको सही उत्तर देना है। तो आप बताओ, यदि किसी को उत्तर ध्यान में है तो वो उत्तर कैसे देगा, सही देगा उसका, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब दूसरा कि विद्यार्थी अनुमान लगाता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता यहाँ पे अपने को दे रखा है 1/4 दे रखा है ना। देखो यह है मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। बस इतना हो गया तो अपन बेंच पर में से कर लेंगे। बेंच पर में से P क्या कह रहा है, ये देखो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। और यदि उसने सही उत्तर दिया तो मतलब P(1/1) अपने को ज्ञात करना है। तो P(1) PA/E1 अपॉन P(1) PA/E1 प्लस P(2) PA/E2। मान रख दो इसमें 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, P(1/A) बराबर 3/4 और यहाँ पर देखो लघुत्तम आ जाएगा कितना, 16, तो यहाँ पे 12 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 3/4 इंटू 16/13, तो कितना आ गया P(1/A) बराबर 12/13। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया अपना 9वां। 10वां और 11वां बहुत आसान है, देखो अपन कर लेते हैं अब 12वां प्रश्न। तो ये अपना प्रश्न हो गया 9वां। अब देखें आप प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न ये कह रहा है, माना किसी लड़की एक पासे को उछालती है और उसे 5 या 6 अंक प्राप्त होता है, तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है, चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 का अंक प्राप्त होता है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त हो तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात। तो दो चीज़ें हैं अपने पास, E1
है ना। इवन क्या हो जाएगा, 5 या 6 अंक प्राप्त होने की घटना, ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त होने की घटना, ठीक है। फिर देखो ए क्या कह रहा है ये, कि तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है ना, तथ्यतः एक चित प्राप्त होने की घटना, एक चित प्राप्त होने की घटना। तो देखो क्या हो जाएगा, PE1, तो PE1 क्या हो जाएगा एक पासे को फेंकें तो कुल परिणाम संख्या कितनी होती है, 6, 5 या 6 अंक प्राप्त आने की 2/6। इसी तरह PE2 क्या हो जाएगा, 4/6। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि यदि 5 या 6 अंक प्राप्त होते हैं, तो यदि 5 या 6 अंक प्राप्त होता है तो ये क्या कर रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछालता है, एक सिक्के को 3 बार उछालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S बराबर देखो H H H, ठीक है, H H T H T H T H H, ठीक है, एक बार के लिए हो गया। फिर T T H, फिर T H T, और फिर T T H, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, T T T। तो ये अपने पास हो गए यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि। देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला है ना, तो H H H H H T H T H T H H T T H और T H T और T T H, ये 2 बार आ गया ना T T H। तो यहाँ इसको सही कर लो, H T T। अब ठीक है, देखो कोई सेम तो नहीं आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे H H T है, बस ठीक है, ये अपना हो गया। तो प्रतिदर्श समष्टि अपने पास हो गई, यहाँ पर 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो क्या ज्ञात करना है अपने को, देखें P घटना कौन सी आ रही है अपने पास, 5 या 6 अंक प्राप्त होना। 5 या 6 अंक प्राप्त होने पर अपने को क्या करना है, एक चित आने की प्रायिकता। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, एक चित कहाँ है, ये रहा, फिर THT और HTT। तो कितना हो जाएगा, PA/E1 बराबर 3/8, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि जब 1, 2, 3 या 4 अंक आते हैं तब क्या करता है, ये एक सिक्के को 1 बार उछालती है और अपने को यहाँ से चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ये भी कर लेते हैं। तो PA/E1 यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/8, और फिर यहाँ कह रहा है जब 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त होते हैं तो सिक्के को 1 बार उछालना है, सिक्के को 1 बार उछालने पर तो क्या हो जाएगा अपने पास, P
यहाँ नीचे E2 और ये A। तो एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PA/E2 बराबर 1/2। बस अब अपन बेंच पर में लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेंच पर में से ज्ञात क्या करना है, पहले ये देख लो। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि यदि उसे तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होना। 1 2 3 4 प्राप्त होना, यहाँ पे E2 है, E2 बराबर, तो क्या हो जाएगा PE2 PA/E2 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तो यहाँ पे मान रखो, देखो PE2 4/6 इंटू 1/2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2। ये कट जाएगा 2, यहाँ पे ये 2 और ये, तो क्या आ जाएगा देखें आप, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर तो आ गया 1/3 और नीचे 1/8 और यहाँ पर ये भी कट जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पर 24, यहाँ 3 प्लस 8, तो 1/3 इंटू 11। तो अपने पास उत्तर आ गया PE2/A बराबर 8/11। ठीक है ये।